फ्रेंड्स, एंटायर वर्ल्ड विद नवनीत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में बताया था कि ये सभ्यताएं क्या होती हैं। हमने कल आपको जो बताया था कि सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, और सभ्यताएं पढ़ने से पहले, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने से पहले हमने आपको ये बताया था कि विश्व में हमारे जो मेन मुख्य सभ्यताएं थी वो 4 सभ्यताएं थी। जिसमें कौन कौन सी सभ्यता बताई थी हमने आपको। सबसे पहली जो हमने सभ्यता बताई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताई थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर की हमने सभ्यता बताई थी आपको, वो मिस्र की सभ्यता बताई थी। तीसरी सभ्यता बताई थी वो हमारे देश की भारत की सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। और जो चौथी सभ्यता, एक चीन की सभ्यता के बारे में हमने आपके सामने जिक्र किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसको हम इन प्रमुख बिंदुओं के रूप में लिखकर निर्धारित कर सकते हैं। मैंने जो अपने तरीके से ये प्रमुख बिंदु जो निर्धारित किए हैं, इसके अनुसार आपको हम एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाते चले जाएंगे, जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हमारे भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता है। इसको हम मोहनजोदड़ो की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में स्थित है। तो उसी सिंधु घाटी की सभ्यता को हम इन पॉइंटों के आधार पर निर्धारित करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है सिंधु घाटी की सभ्यता का, वो है इसका कालक्रम के आधार पर। ठीक है, ये कालक्रम के आधार पर सबसे पहले इसको हम निर्धारित करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसमें जो मुख्यतः पॉइंट आता है परीक्षा की दृष्टि से, वो है इसके खोजकर्ता कौन थे, इस सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई थी। तो ये दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है कि इस सभ्यता का नामकरण किस तरीके से हुआ, यानी ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे पड़ी, इसका नाम ये सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरीके से पड़ा। ठीक है। चौथा पॉइंट है जो मुख्य पॉइंट, उद्भव, यानी इस सभ्यता का उद्भव किस तरीके से हुआ। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी क्या मुख्यतः विशेषताएं थी। ठीक है, विशेषताएं। और इससे अगला जो है कि इसका जो विस्तार कहां कहां तक था, यानी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसका विस्तार भारतवर्ष में किन किन क्षेत्रों में था। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका विस्तार हमारे उत्तर भारत से लेकर आजकल तो सात से नीचे काफी दूर तक, दक्षिण तक इसके पहुंच चुके हैं, मध्य भारत तक तो पहुंच ही चुके हैं। तो ये जो विस्तार था, इस सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था, जैसे इसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे जिले, स्टेट हैं जहां तक ये सभ्यता ने अपना विस्तार किया था। अब सबसे पहले हम कालक्रम को अगर निर्धारित करें तो हम देखते हैं कि एक पुरातत्ववेत्ता मिस्टर जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल, जो 3250 बीसवी से 2750 बीसवी तक इन्होंने इसको माना है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो सर जॉन मार्शल जो थे, ये एक पुरातत्ववेत्ता थे। तो इन्होंने इसका कालक्रम जो निर्धारित किया है वो 3250 बीसी से 2750 बीसी तक निर्धारित किया है। बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया है, परंतु जो सर जॉन मार्शल थे उनके अनुसार ये 3250 बीसी से 2750 बीसी तक निर्धारित की गई है।
अब ये हमारे एक भारतीय पुरातत्ववेत्ता है मिस्टर डीपी अग्रवाल। तो डीपी अग्रवाल थे, उन्होंने C14 पद्धति, ये C14 पद्धति क्या होता है? देखिए C14 पद्धति होता है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति का मतलब होता है कि ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जीवाश्म के माध्यम से किसी भी स्थिति यानी जीवाश्म के माध्यम से उसके काल का निर्धारण किया जाता है कि वो कितनी पुरानी हो सकती है। यानी जो हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है C14 पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति। तो उसके ये माध्यम से जीवाश्म का उसमें परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण के आधार पर उसके काल का निर्धारण किया जाता है। तो मिस्टर डीपी अग्रवाल जी ने जो अपना इस सभ्यता का बताया वो C14 पद्धति के आधार पर बताया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा की दृष्टि से कि कार्बन 14 पद्धति किसने लागू की थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें कार्बन 14 पद्धति किस इतिहासकार, किस पुरातत्ववेत्ता के अनुसार जो है निर्धारित की गई थी? तो इसमें हम कह सकते हैं डीपी अग्रवाल के द्वारा। जो कार्बन 14 पद्धति है वो मिस्टर डीपी अग्रवाल के द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें उन्होंने कार्बन 14 पद्धति का आंकलन किया था। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हम जो सारी अगर इनको एक व्यवस्थित अनुसार से देखते हैं तो सभी जितने इतिहासकार हैं उन्होंने एक नॉर्मल रूप से जब इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारण किया तो उसमें निकल कर आया 2500 बीसी से 1750 बीसी, इन्होंने ये फाइनल कर दिया। ठीक है, तो ये जो फाइनलाइज जो लास्ट में निकल कर आया, जॉन मार्शल जी ने 3250 से 2750 बीसी बताया, डीपी अग्रवाल ने कार्बन पद्धति के आधार पर अपना काल निर्धारण किया। तो ऐसे जो लास्ट में औसत निकल के आया तो 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता को। ठीक है, पुराना। अब ये जो है फाइनली एक क्वेश्चन एक आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। ठीक है, ठीक है। ये काल के बारे में, इसकी सभ्यता का जो कालक्रम था उसके बारे में हमने ये बता दिया आपको। अब इसके खोजकर्ता कौन थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? देखिए, ये एक चार्ल्स मैसन, ये एक पुरातत्ववेत्ता थे मिस्टर चार्ल्स मैसन 1826 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि एक नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पत्रिका निकाली। किसने निकाली? चार्ल्स मैसन ने 1826 में एक नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पत्रिका निकाली, जिसमें इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जिक्र किया था। परंतु उन्होंने जिक्र करने के बाद में उसमें ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बताया, तो ये वहीं की वहीं एक सभ्यता दबी रह गई, ज्यादा इसके बारे में चर्चा इन्होंने नहीं की। तो ये कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो कि सबसे पहले नैरेटिव ऑफ जर्नीज जो पत्रिका थी उसमें किस ने जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जिक्र किया था और किस सन में किया था? तो ये है चार्ल्स मैसन ने जो है 1826 में नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पत्रिका में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, अब मेन जो मुख्य जो आता है दूसरे नंबर पर वो है बर्टन बंधु। ये बर्टन बंधु क्या है? ये बर्टन बंधु जो हैं दो इंजीनियर थे। ठीक है, दो इंजीनियर थे जो जिनमें पहले का नाम था जेम्स बर्टन, यानी बर्टन बंधु का मतलब होता है भाई। ठीक है, बर्टन बंधु दो भाई थे, जिसमें पहले का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे भाई का नाम था विलियम बर्टन। तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने क्या किया कि एक बार कराची से लाहौर के बीच, ये जो कराची है और ये लाहौर है, ठीक है, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछ रही थी। चूंकि इंजीनियर थे, रेलवे लाइन का काम मिला था इनको, प्रोजेक्ट मिला था, तो इन्होंने कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण जब वो कर रहे थे तो इनको वहां पर कुछ ईंटों के अवशेष मिले, यानी कुछ इमारत टाइप की इनको गड़ी हुई जमीन में मिली, ईंटें मिली। ठीक है, इन्होंने उस समय क्या किया था, इन्हीं ईंटों को निकालकर और उसमें अपने जो कार्य कर रहे थे उसमें लगा दिया, परंतु इन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया।
तो ये जो दोनों बंधु थे, इनको थोड़ा सा ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता दबी पड़ी हुई है, परंतु इन्होंने ज्यादा उसको मतलब कोई भी ज्यादा इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये वहीं की वहीं फिर दबी रह गई सभ्यता। यानी बर्टन बंधु थे, दो इंजीनियर थे। 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, निर्माण कार्य, जिसमें ये जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन जो बर्टन बंधु थे, दोनों भाई उसका निर्माण करने में, ये इंजीनियरिंग में जो थे अपने कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने वहां पर कुछ ईंटों को देखा, तो इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये सभ्यता फिर यहीं की यहीं दबी रह गई। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम ध्यान रखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 से 1856 के दौरे में इन्होंने भी इस सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 तक अपना दौरा किया भारतवर्ष का, और इस सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने चर्चा की, परंतु ये चर्चा वहीं दबी रह गई। फिर इन्होंने कोई भी आगे उस पर कार्य नहीं किया, तो ये फिर रह गई सभ्यता। यानी ये फिर इसके बारे में इसका विस्तार जानकारी नहीं हो सकी। ये कनिंघम साहब के समय में भी ये नहीं हो पाई इसकी खोज। ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, सन 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के हेड, यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसके पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, कौन थे, मिस्टर सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल थे, ये हमारे भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग के हेड थे, मुख्य थे ये। तो इनके नेतृत्व में 1921 में फिर दोबारा से उस सभ्यता का खोज प्रारंभ हुआ। तो इसमें इन्होंने दो लोगों को लगाया। कौन, नंबर 1 दयाराम साहनी और नंबर 2 राखलदास बनर्जी। ध्यान रखिएगा, नाम को याद रखिएगा। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि 1921 में जो सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज स्टार्ट हुई थी वो किस किस के नेतृत्व में हुई थी, तो ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई। तो दयाराम साहनी जो है, इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज प्रारंभ हुई, और राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज प्रारंभ हुई। दयाराम साहनी जी को राय बहादुर दयाराम साहनी जी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम जो है देखेंगे कि खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1826 नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पत्रिका में इन्होंने जो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में लिखा, परंतु खोज नहीं कर पाए। उसका बर्टन बंधु, दो इंजीनियर आए थे जिन्होंने 1856 में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया। तो उस वक्त जो है इन्होंने रेलवे निर्माण जो कर रहे थे, रेलवे लाइन का निर्माण, तो भी इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो ये फिर सभ्यता वही की वही दबी रह गई। उसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1853 से 1856 तक के दौरा किया, लेकिन थोड़ा उन्होंने जिक्र किया, ज्यादा जिक्र नहीं किया। सबसे मुख्यतः जो थे वो सर जॉन मार्शल थे 1921 में। तो ये पुरातत्व, भारत के पुरातत्व विभाग के जो है हेड थे। इनके नेतृत्व में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज की गई, जिसमें दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की। ठीक है, ये सारा खोजकर्ता होगा इसके। अब इसके नामकरण के बारे में बताएंगे, उद्भव के बारे में, विशेषताओं के बारे में, इसके विस्तार कहां तक फैला, और लास्ट में अगले वीडियो में जो बताएंगे वो हम बताएंगे प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। प्रमुख स्थल यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। इसमें जो प्रमुख स्थल थे उसमें खोज करने के बाद क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, फिर उसके बाद ये सभ्यता जो विकसित हुई थी सिंधु घाटी की, उसका पतन किस तरीके से हुआ। पतन कोई सभ्यता विकसित होती है उसका पतन जरूर होता है, तो इसका भी एक पतन हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से अगली वीडियो में बताएंगे। अभी जो है अब नेक्स्ट हम बताते हैं नामकरण, कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो देखिए अब इससे आगे जो आता है वो आता है इसका नामकरण, कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण के बिंदु कौन से थे और इसका नामकरण किस तरीके से हुआ। ठीक है, इसमें सबसे पहला है वो, इसका नामकरण में सबसे पहले रखा जाएगा सिंधु सभ्यता। ठीक है,
पॉइंट को नोट करते चलिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता को जो सबसे पहला नामकरण हुआ या सबसे पहले बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता। पहले पॉइंट नोट करा देते हैं, उसके बाद उसके बारे में विस्तार से आपको समझा दिया जाएगा। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला है सिंधु सभ्यता। दूसरे नंबर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है। और तीसरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। पहला जो हो गया सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी सभ्यताएं पैदा हुई थी किसी न किसी नदी के किनारे पैदा हुई थी। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दजला फरात नदी के किनारे पैदा हुई थी, तो उसे दजला फरात की सभ्यता भी बोलते हैं। दूसरी ऐसी मिस्र की सभ्यता थी, ऐसे नील नदी की सभ्यता बोला जाता है। ये सिंधु जो है एक नदी थी। क्या थी ये? नदी। जैसा बताया था हमने लास्ट वीडियो में, सिंधु एक नदी है। तो ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता बोला जाता है। ठीक है। जो मुख्य रूप से इसको इतिहासकारों ने नाम दिया उसका नाम है सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। इसको सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को पहला नाम सिंधु सभ्यता। ठीक है। दूसरा सरस्वती नदी भी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं जो है सरस्वती के नाम से भी इसको बोला जाता है। सरस्वती भी एक नदी है, उसके किनारे भी ये सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। तो जैसे सिंधु नदी है इसी तरीके से एक सरस्वती नदी थी, तो ये जो है इस कारण जो है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, परंतु ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये ज्यादा प्रचलित नहीं हुई। ठीक है। तीसरी ये इसका नामकरण जो किया गया वो है हड़प्पा सभ्यता। अब हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया। अब चूंकि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सर जॉन मार्शल थे उनके नेतृत्व में जो दो लोग थे, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, तो इनमें सबसे पहले दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को हड़प्पा के अंदर खोज किया था, यानी हड़प्पा के अंदर उसकी सबसे पहले उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था। तो मोहनजोदड़ो से पहले हड़प्पा में इसका उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। ठीक है। पॉइंट क्लियर है सारे। ये आ जाता है कि इसका नामकरण जो है सिंधु सभ्यता क्यों बोला गया। ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया। दूसरा सिंधु सरस्वती नदी के किनारे भी विकसित हुई थी, यानी सरस्वती नदी भी थी वहां पर, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला गया। परंतु ये कहीं कहीं देखने को मिलती है, हर जगह इसको किताबों में नहीं दिया जाता, ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। तीसरा हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला गया क्योंकि दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा का जो है उत्खनन कार्य स्टार्ट किया था, इसलिए ये पहले स्टार्ट हुआ था मोहनजोदड़ो से पहले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उद्भव, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, ये आप सारा नोट कर लीजिए। तो अगला जो आता है वो आता है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका उद्भव किस तरीके से हुआ। उद्भव को हम कह सकते हैं कि उसका सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण, ठीक है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माण या इसके उद्भव के लिए कुछ विदेशी और स्थानीय मत यानी भारतीय मत भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जो कुछ विदेशी लोग हैं यानी विदेशी जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो बताते हैं कि ये एक सुमेरियन सभ्यता थी।
और स्थानीय मत हमारे यहाँ के भारत का जो स्थानीय मत है, जो भारतवासी हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये जो है द्रविड़ जाति के लोगों ने इसका सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें जो है निर्माण किया था। ठीक है, यानी स्थानीय मत हमारा यह था कि द्रविड़ जाति जो है उसने इस सिंधु घाटी में जो भी जितना निर्माण हुआ था वो सारा इस द्रविड़ जाति के लोगों ने किया था। ठीक है, अब ये जो विदेशी मताधिकार जिन जिन इतिहासकारों का रहा है उनमें जो है वो है सर जॉन मार्शल। याद रखिएगा, नंबर 1 सर जॉन मार्शल। फिर व्हीलर जो है ना, ये तीसरे नंबर पर है डीडी कौसाम्बी। ठीक है, चौथे पर चाइल्ड, और कुछ एक दो और इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो उद्भव हुआ था, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी में जो इसका निर्माण हुआ था वो विदेशी लोगों ने किया था। अब इसका एक मत जो है वो क्या मत है वो बताते हैं। वो ये मत बताते हैं कि ये जो भारत ये वर्ष है, ठीक, ये भारत, अब यहां पर ये सिंधु, ये जो हमारा सिंधु है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सिंधु यहां पर था, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु जो है अब पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में जो पड़ता है। तो सिंधु जो नदी के किनारे ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उद्भव में आई। तो ये जो है पहले पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग नहीं था, ये पूरा एक ही प्रदेश था, एक ही देश था। तो जो है इनका ये मत किस तरीके से बताते हैं कि सिंधु से आगे ये जो सिंधु का ये क्षेत्र है, इससे और थोड़ा सा आगे जाने के बाद में यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई थी वो किसकी विकसित हुई थी। हमने आपको 4 सभ्यताएं बताई थी, उनमें मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो विकसित हुई थी, मेसोपोटामिया, ठीक है, सिंधु से अगला क्षेत्र पड़ता है वो मेसोपोटामिया पड़ता है। और मेसोपोटामिया के अंदर ही सुमेरियन सभ्यता का निर्माण हो रहा था। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन। ठीक, और इस मेसोपोटामिया से आगे जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र जो पड़ता है कहां पर पड़ता है? अफ्रीका के आसपास, अफ्रीका में। ठीक है, तो यहां तक हमको नहीं जाना। जो विदेशी इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु से आगे मेसोपोटामिया पड़ता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ साथ एक यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता जो है वो जन्म ले रही थी। तो यह सिंधु के पास होने के कारण वो उन्होंने अपना आइडिया लगाया कि ये जो सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन जाति के लोग थे, इन्होंने ही यहाँ पर सिंधु में आकर सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया था। यानी सिंधु में जो भी जितनी भी भवन निर्माण आदि जो भी इसमें सभ्यता जो विकसित हुई थी वो सुमेरियन जाति के लोगों ने, यानी सुमेरियन ने यहाँ पर विकसित किया था। इसलिए वो बोलते हैं, विदेशी मत ये है कि सुमेरियन सभ्यता कहलाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, पॉइंटों को नोट करते चलिए साथ के साथ। ये कभी कभी पूछने में आ जाता है कि विदेशी मत के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो विदेशी जो मत था वो किन जाति के लोगों का या किन लोगों के द्वारा उत्पन्न हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सुमेरियन। ठीक है, विदेशी लोगों का मत में अब ये भी आ सकता है कि कौन कौन से विदेशी जो मत दिया था वो कौन कौन से इतिहासकार थे। मार्शल थे, व्हीलर थे, डीडी कौसाम्बी थे, चाइल्ड और कुछ और अन्य इतिहासकार थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ का जो स्थानीय मत था, यानी भारत का जो मत था, उसके अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी में जो जो निर्माण कार्य हुए या जो सिंधु घाटी में जो सभ्यता पनप रही थी वो द्रविड़ जाति के लोगों ने वहां पर स्थापित की। अब द्रविड़ जाति के लोगों ने स्थापित की, ये किस किस इतिहासकार ने बताया है? इसमें देखिए, सबसे पहले एक राखलदास बनर्जी आते हैं, जो हमारे यहाँ के इतिहासकार हैं भारत के, राखलदास बनर्जी। ये वही राखलदास बनर्जी हैं जो हमने आपको पिछले पॉइंट में बताया था, जिनके अंडर में मेसोपोटामिया का
सॉरी मेसोपोटामिया नहीं, जिनके अंडर में मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। ठीक है, ये वही राकलदास बनर्जी हैं जिनके अंडर में मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी। तो इनका मत था कि ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा विकसित में हुई। ठीक है, और कुछ इतिहासकार हैं जिनमें टी.एन. रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप, पुसालकर आदि कुछ अन्य इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी निर्माण हुआ वो आर्य जाति के लोगों ने किया, परंतु ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होता। कारण क्या है? हमारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। यानी हम आगे आपको अन्य पॉइंटों में बताते जाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों थी। इसके भवनों का निर्माण एक नगर के भवनों के निर्माण के अनुसार हुआ था। इनके जो भी सड़कें थी, नालियां थी, वो किस तरीके से विकसित हुई थी? बिल्कुल इस तरीके से विकसित हुई थी जैसे एक शहरी सभ्यता थी। शहर में जैसे जिस तरीके से विकास किया जाता है उसी तरीके से इस सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या जो भी शहर थे वो एक नगर की तरह विकसित किए गए थे। और आर्य जाति की जो इन लोग थे वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसलिए ये कहना, ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं दिखता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी का उद्भव आर्य जाति के लोगों द्वारा हुआ था। आपको बिल्कुल क्लियर है, आर्य जाति की जो सभ्यता थी वो एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण अंचल की सभ्यता थी और आंचल की सभ्यता थी। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसलिए ये जो इतिहासकारों ने बताया ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ये आता है। तो ये मेन जो रहा इसमें कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किस जाति के लोगों ने इसका निर्माण किया था? तो ये द्रविड़ जाति के लोगों ने किया था। ये परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आता है अगर उसमें आए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किसने किया था, सिंधु घाटी का उद्भव किस जाति के लोगों के द्वारा हुआ था, तो आप बेझिझक उसमें द्रविड़ जाति के लोगों का लिखकर आइए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसमें जो बताएंगे वो इसकी विशेषताओं के बारे में और इसके विस्तार के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, पॉइंटों को सबको नोट करते जाइए। तो ये उद्भव के बाद जो है अगला पॉइंट आता है वो आता है सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? देखिए, ये इनको हमने जो तय किया है वो इन मुख्य पॉइंटों के द्वारा तय किया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, राजनैतिक, धार्मिक और एक विस्तृत सभ्यता थी। सामाजिक इसका पहलू क्या था? सांस्कृतिक सभ्यता थी ये। अब ये किस तरीके से थी इसको हम पॉइंट वाइज आपको बताते जा रहे हैं। इसको जो है अपने नोट करते जाइए सारे पॉइंटों को। ये सबसे मेन जो मुख्य पॉइंट है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब आप समझते ही होंगे, नगरीय सभ्यता एक शहरी सभ्यता कहलाती है। कैसी सभ्यता कहलाती है? नगरीय सभ्यता एक शहरी सभ्यता कहलाती है। शहरी सभ्यता जो होती है उसका मायना ये होता है कि शहरी जिस तरीके से शहर में पक्के भवन होते हैं, पक्की नालियां होती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, इसी तरीके की व्यवस्थाएं उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में पड़ने वाले जितने नगर थे उनमें होती थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसके जितने भी भवन मिले हैं वो ज्यादातर पक्की ईंटों के बने हुए भवन मिले हैं। उनकी ईंटों का भी एक साइज होता था, नपा तुला सारा साइज जो होता था, और इनकी जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें पक्की होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। इनकी नालियां जो होती है, नाली निर्माण जो कार्य किया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जितने भी भवन थे, जितने भी शहर थे, उनमें नालियों का जो निर्माण किया गया था वहां चौड़ी चौड़ी नालियां थी। बड़ी नाली
छोटी नालियों से कनेक्ट होती थी और छोटी फिर घरों में जाके और छोटी नालियों से कनेक्ट हो जाती थी। इस तरीके से ये एक शहरी सभ्यता के अनुसार सिंधु घाटी के सारे नगरों में जो है कार्य किया गया था। ये सिंधु घाटी की सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब व्यापार प्रधान सभ्यता क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ग्रामीण सभ्यता होती है वो एक कृषि प्रधान सभ्यता होती है। कैसी होती है ग्रामीण सभ्यता? एक कृषि प्रधान सभ्यता होती है। परंतु जो शहर की सभ्यताएं होती है या जो शहर में जो सभ्यताएं विकसित होती हैं वो कृषि प्रधान ना होकर एक व्यापार प्रधान सभ्यता होती है। वहां पर व्यापारी होते हैं। जिस तरीके से आधुनिक काल में शहर में व्यापार होता है उसी तरीके से सिंधु घाटी के सभ्यता में जितने भी नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली, चाहे कोई सा भी नगर ले लो, वो जो है वहां पर व्यापारिक ढांचा बना हुआ था। व्यापार की दृष्टिकोण से वो एक समुचित व्यवस्थाएं वहां पर लागू होती थी और इसी कारण कहा जा सकता है कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी इसकी मुख्य विशेषता में एक व्यापार प्रधान विशेषता भी माना जाता है। यहाँ पर सुख सुविधाएं होती थी। ये जो सुख सुविधाएं होती थी कैसे? चूंकि जो नगर होते हैं, नगर में सारी सुविधाएं होती हैं, शहरों में गांव की अपेक्षा कुछ ज्यादा सुविधाएं होती हैं। तो ऐसे ही सिंधु घाटी के जितने नगर थे वो शहरी होने के कारण वहां पर सारी सुख सुविधाओं का पूरा वहां पर ध्यान रखा गया था। गांव में कुछ सुख सुविधाएं जो होती हैं उनका अभाव होता है, परंतु शहरों में उन सुविधाओं को पूरा कर लिया जाता है, उनकी पूर्ति कर ली जाती है। इसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें जितने भी नगर थे वो सारे सुख सुविधाएं युक्त थे। तो पहला ये हो गया नगरीय सभ्यता। अब दूसरा ये मुख्य पॉइंट आता है, ये आता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन का मतलब क्या होता है? कांस्य मीन्स कांसा। कांसा जो किस तरीके से बनता है? कांसा और किस तरीके से बनता है कि तांबा और टीन इन दोनों को मिलाने के बाद में कांसा बनाया जाता है। ठीक है, तांबे को और टीन को मिलाने के बाद कांसा बनाया जाता है। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं पत्थर जहां पर प्रयोग किया गया था वो पाषाणकालीन सभ्यता हो गया। इसी तरीके से ये जो सभ्यता है इसमें कांसे का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया गया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर करते जाइए। इस पहला जो हो गया नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तीसरा यह है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो नेक्स्ट है वो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की एक जो अगली विशेषता थी वो थी आद्य ऐतिहासिक। अब से आद्य ऐतिहासिक विशेषता क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमने कि जो इतिहास है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक या इतिहास। अब प्राग ऐतिहासिक क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक जो क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी करिए कि वो सभ्यता जिसकी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब किसी चीज की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है तो वो पढ़ी नहीं जा सकती, ना तो उसकी कोई लिखित जानकारी है और ना वो पढ़ी जा सकती है। तो ऐसी जो सभ्यता को क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसे काल को क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। सभ्यता क्या काल होता है वो। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? ये जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्यों? कि ऐसी काल, इस तरीके का काल जहां पर साक्ष्य लिखने के साक्ष्य मिले तो हैं परंतु उनको आज तक कभी भी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐसा काल जिसमें साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल या
इतिहास, वो इतिहास बन जाता है। ठीक है, इतिहास काल। ठीक है, तो समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। ऐसा काल जिसमें हमें लिखने के साक्ष्य मिले हैं परंतु उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, लिपियां मिली हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो सॉरी, ये इसमें यह है कि ना तो लिपियां मिली हैं और ना उनको पढ़ा जा सका है, तो ऐसे को प्रागैतिहासिक काल। और जिसमें मिली हैं लिपियां और उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको आद्यऐतिहासिक काल। तथा तीसरा यह है जिसमें हमने पढ़ लिया है जिसको, तो उसे ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो इसलिए इस सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। पॉइंट क्लियर है ना, क्योंकि ये चित्रकला, चित्रलिपियां मिली हैं इसमें, चित्र से संबंधित जो लिपियां थी वो इस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली है। मोहरें मिली हैं, बहुत कुछ मिली है, परंतु उनको जो चित्रात्मक लिपियां थी उनको आज तक कभी भी पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए जो है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहलाती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, ये बोला जाता है शांत प्रिय सभ्यता। ठीक है, शांत प्रिय सभ्यता कैसे है, क्योंकि जब हम इसका सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर का अध्ययन करेंगे या इस सभ्यता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर औजारों की अधिक विशेषताएं नहीं थी, औजार कम मात्रा में पाए गए थे। तो जहां पर औजार, हथियार ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर युद्ध हुए होंगे, एक दूसरे प्रांतों से युद्ध हुए होंगे। तो अगर हमें हथियार प्राप्त होते हैं, औजार प्राप्त होते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि वहां पर एक दूसरे से मनुष्य लड़ा होगा, तो वो शांत प्रिय सभ्यता नहीं होगी, वहां पर अशांति फैलती रही होगी। परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में इस प्रकार की कोई भी हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं, ना औजार प्राप्त हुए, इसलिए इसको हम एक शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है व्यापार प्रधान सभ्यता। अब व्यापार प्रधान के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में बताया था, फिर उसको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो नगरीय सभ्यता जहां होती है, जहां नगर बसे होते हैं, वो कृषि के ऊपर डिपेंड कम होते हैं। ग्रामीण सभ्यता होती है वो कृषि पर ज्यादा निर्भर होती है, इसलिए जो नगर की सभ्यता होने के कारण ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापारिक लोग थे, एक दूसरे से व्यक्ति व्यापार करता था, तो इस कारण ये जो है व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब विस्तृत या विशालकाय सभ्यता, ये पॉइंट कम आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, मेन पॉइंट यही है ऊपर वाले, परंतु इनको फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए। आईएएस लेवल का एग्जाम जब होता है तब उस समय ये छोटे छोटे पॉइंट भी, इनमें से भी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है वो है विस्तृत या विशालकाय सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हम जब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा विस्तार, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, तब उसमें हम जब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर भारत से लेकर नीचे मध्य भारत और आगे तक काफी दूर तक फैला हुआ है। तो इसलिए ये जो हमारी सभ्यता है, अगर हम मिस्र की सभ्यता को मिला लें, अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला लें, उन दोनों सभ्यताओं को मिला लें, उससे भी ज्यादा बड़ी हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उससे भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। इसलिए इस सभ्यता को हम विस्तृत सभ्यता कह सकते हैं, या फिर इसको विशालकाय सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा पॉइंट राजनीतिक, क्योंकि हर काल में कहीं ना कहीं राजनीति होती आई है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी ये लोकतांत्रिक सभ्यता कहलाती है। राजनीतिक परिदृश्य से इसमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है राजनीतिक सभ्यता के रूप में कम मानी जाती है, इस पर कम क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है फिर भी पॉइंट आपको बताना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है धार्मिक। अब धार्मिक सभ्यता भी थी एक सिंधु घाटी की सभ्यता, यहां पर अपने अपने इनके सबके धर्म थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग धार्मिक आस्था रखते थे। ठीक है,
इसलिए इसे एक धार्मिक सभ्यता के रूप में भी माना जाता है। अब ये जो मेन पॉइंट आता है इसके बाद में वो आता है सामाजिक, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस तरीके से था। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग दो वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन से दो वर्ग थे? पहला वर्ग था उच्च वर्ग, जिसको हम बोल सकते हैं धनी वर्ग, और दूसरा वर्ग था निम्न वर्ग। ये मैंने पॉइंट नोट कर दिए हैं, इसको जरा नोट करते चले जाइए। पहला वर्ग था उच्च वर्ग, यानी धनी लोगों का वर्ग, समृद्ध लोगों का वर्ग, और दूसरा आता था निम्न वर्ग, यानी गरीब लोगों का वर्ग। तो इस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाएं वहां पर दो तरह की थी, उच्च वर्ग था और निम्न वर्ग था। एक पैसे वाला वर्ग था, एक गरीब वर्ग था। दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग थी। पैसे वाले अच्छे मकानों में रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे। उनके मकानों का जो हालत थी वो गरीब जैसे आज के समय में है उसी तरीके से था। नगरीय सभ्यता के अनुसार कि धनी लोगों के मकान उच्च क्वालिटी के और अच्छी व्यवस्था उसमें सारी होती थी। तो वो जो है एक धनी वर्ग अलग होता था, और जो निम्न वर्ग होता था उनके मकान जो है उतने अधिक उच्च क्वालिटी के नहीं होते थे। इसलिए यहाँ पर भी समानताएं ना होकर विषमताएं पाई जाती थी कि उच्च वर्ग और धनी वर्ग। ठीक है, ये सामाजिक इसका पहलू था सिंधु घाटी की सभ्यता का। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सामाजिक दृष्टिकोण से बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितने भागों में विभक्ति। तो हम बोल सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता दो भागों में विभक्ति, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, एक धनी वर्ग, एक गरीब वर्ग। ठीक है, अब ये अगला जो आता है वो लास्ट जो आता है सांस्कृतिक। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सांस्कृतिक इतिहास था उसको हम अगर देखें तो वहां के लोगों को लिपि का ज्ञान था, यानी वहां की संस्कृति कैसी थी। वहां की संस्कृति एक धार्मिक संस्कृति थी। वहां के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लिपि यानी भाषा का ज्ञान था। भले ही वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि ये जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता कहलाती है जहां पर लिपि तो प्राप्त हुई है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए ये जो है यहाँ पर लिपियां तो थी, इसलिए सांस्कृतिक वहां का कल्चर जो था उसमें क्या था कि लिपि का ज्ञान था। दूसरा मापतौल या वहां के जो लोग थे सिंधु घाटी के वो मापतौल भी जानते थे। चूंकि एक व्यापारिक वर्ग था, ये नगरीय सभ्यता थी, व्यापार होते थे, इसलिए मापतौल की जरूरत पड़ती थी। इसलिए वहां पर मापतौल के भी साधन थे। ठीक है, मूर्ति कला, सिंधु घाटी के लोगों को मूर्ति कला का ज्ञान था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी के लोगों को मूर्ति कला का ज्ञान था, यस या नो। तो यस, ठीक है, इसमें टॉपिक इसमें आपको पॉइंट में यस लिखना पड़ेगा। तो मूर्ति कला हो गया। नेक्स्ट बर्तन निर्माण, सिंधु घाटी के लोग थे उनको बर्तन निर्माण कार्य का भी पूरा ज्ञान था। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो आ जाता है धातु कला, चूंकि यहाँ कांसे का उनको जानकारी थी, जो कांसा धातु है उसकी सिंधु घाटी के लोगों को जानकारी थी, इसलिए वो धातु की विभिन्न प्रकार के कलाएं अपना जो है उकेरते थे, भिन्न प्रकार की अपनी वस्तुएं बनाते थे। तो इसलिए ये धातु कला का भी उनको ज्ञान था। ये कांसे की धातु को कांसे को प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये हमने इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं बताई। मुख्य जो है वो आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता जो है एग्जाम की दृष्टि से है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इसको आप थोड़ा याद कीजिएगा। शांति प्रिय सभ्यता, ऐसा इसका कोई आवश्यक नहीं है। व्यापार प्रधानता, ये इंपोर्टेंट है। विस्तृत एवं विशालकाय सभ्यता, इसके बारे में हम जो सिंधु घाटी की सभ्यता का जब विस्तार बताएंगे तब बताएंगे, ये भी इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी ये महत्वपूर्ण है। और सांस्कृतिक, वहां की सांस्कृतिक इस परिस्थिति, सांस्कृतिक पहचान क्या थी सिंधु घाटी की, सांस्कृतिक रूप में वहां के लोगों को क्या ज्ञान था, वहां की संस्कृति कैसी थी, ये जो है
मेन मुख्य पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, वो बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 आज हम यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद में जो पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे वो बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहां कहां तक फैली, कौन कौन से स्थान थे, कौन कौन से शहर थे उसके अंदर, और उसके बाद में उन शहरों में कौन कौन सी खोज हुई थी, कौन कौन सी मुद्राएं पाई गई थी। जैसे अब लोथल है गुजरात आजकल जिसको बोलते हैं, तो लोथल में बंदरगाह पाए गए थे। अब बंदरगाह में वहां पर जो साक्ष्य मिले थे, वहां पर तो कौन कौन से साक्ष्य मिले थे। ऐसे ही सिंधु घाटी का जहां जहां तक विस्तार हुआ था, अब उसमें क्या क्या साक्ष्य पाए गए थे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में बताएंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। तो ये सारा हम जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको बताएंगे। ठीक है, और आप इनको पॉइंट वाइज अपना नोट करते चले जाइए, और निश्चित रूप से ये तय है कि अगर आप इन पॉइंटों के आधार पर पढ़ते रहे तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्शन होना निश्चित है। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो अगर आप आगे प्राप्त करना चाहें तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंटायर वर्ड विद नवनीत का एजुकेशनल जो उसमें ग्रुप है एक, तो आप उसको जो है प्रतिदिन देखें। एंटायर वर्ड विद नवनीत जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और शेयर करने के बाद इसको लाइक करें। तो इसी के साथ में ये पार्ट 2 आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।